वेलकम एवरीवन, ग्रोथ स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज का क्वेश्चन है 15वां और क्षेत्रीय राज्य का पार्ट 3 है, जो हम पहले भी पूरा कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो पहला शासक कौन था, आप कमेंट करिए अगर आप लोगों को पता है तो पहला शासक अवध का नवाब था। ये पार्ट 3 है दोस्तों। क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर का 2 कंप्लीट कराए जा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। ये मॉडर्न हिस्ट्री आरओ एआरओ पीसीएस सभी एग्ज़ाम्स के लिए नोट, इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं। प्रथम सहायक संधि 1765 में, प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई। इसमें कुछ और पॉइंट्स नोट करते हैं। नोट लिख के जो है, वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो राज्य होगा हैदराबाद और शासक होगा अवध का नवाब। और प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई थी। बस ये खत्म हो गया है इस टाइम। अब नेक्स्ट वाले चलते हैं, इस इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट है 16वां। सहायक संधि को वेलेज़ली के काल में क्रियान्वित किया गया। जो वेलेज़ली का कार्यकाल था उसी समय सहायक संधि का कार्य हुआ। इसका कहने का मतलब यही है। 16 सहायक संधि को वेलेज़ली के काल में क्रियान्वित किया गया। सहायक संधि को वेलेज़ली के काल में क्रियान्वित किया गया। 17वां नेक्स्ट है 17वां। ये सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 17 वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य, वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य, ये इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से राज्य थे और डेट ये ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों में है पहला हैदराबाद। 1798 और 1800। तो पहला है हैदराबाद 1798 और 1800। हैदराबाद 1798 और 1800। हैदराबाद 1798 और 1800 में हैदराबाद पहला है। दूसरा है मैसूर 1799। मैसूर 1799। तीसरा है तंजौर 1799। तीसरा है तंजौर 1799। तीसरा है तंजौर 1799। अवध 1801। अवध ने सहायक संधि को स्वीकार किया था 1801 में। और उसी में है पांचों। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है तो पांचवा पे चलते हैं। पांचवा था पेशवा। पांचवा था दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको इरेज करके। दोस्तों कमेंट भी करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को शेयर करिएगा। पेशवा है पांचवा, सहायक संधि को स्वीकार किया था। फिर से 5वें नंबर पे पेशवा 1802 में। छठवां बरार के भोसले 1803 में। बरार के भोसले ने 1803 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। बरार के भोसले। सातवां है सिंधिया 1804 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। सिंधियों ने 1804 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। और कुछ और हैं जो छोटे छोटे हैं, जो डेट लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं से ही नोट कर लेते हैं कौन कौन से थे। तो उसमें हो गए जोधपुर जयपुर, मछेरी, बूदी, भरतपुर। जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूदी, भरतपुर। जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूदी, भरतपुर। जयपुर, मछेरी, बूदी और भरतपुर, इन सब ने भी स्वीकार किया था। तो इसका डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला
सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले पहले भारतीय देशी शासक कौन थे? सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले पहले प्रथम भारतीय देशी शासक। तो सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? कुछ चीज़ें में रटनी होती हैं दोस्तों, तो वो हमें रटना ही पड़ेगा। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद के निज़ाम। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? आप भी मेरे साथ बोला करो, कौन थे? हैदराबाद के निज़ाम थे। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक हैदराबाद के निज़ाम। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका तो मुझे सबको लगता है पता होगा इसका आंसर। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर भी करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। पढ़ो डोपाओ पढ़ो, रसगुल्ला रसगुल्ली पढ़ो। अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। रसगुल्ला रसगुल्ली पेड़ा बर्फी अच्छा लगे आपको तो ये वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। बक्सर का युद्ध ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेट्स 1764 में हुआ था, 1764। नेक्स्ट है 20वें में क्वेश्चन 20 है, इसमें 4 नंबर हैं, 4 क्वेश्चंस हैं। तो दूसरा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब हुआ, किस एक्ट से हुआ? तो चार्टर्ड एक्ट 1833, चार्टर्ड एक्ट 1833 से हुआ। भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 के अधिनियम से हुआ। तीसरा, ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला गया। कब खोला गया, डेट बताइए। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला गया। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला गया 1813 में। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला गया 1813 में। 21वां है क्वेश्चन, उस समय जब नहीं होगा, इसको थोड़ा सा चेंज करके हम लिखते हैं। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में, उस समय जब नेपोलियन की, आपको वीडियो पूरा देखना है और वीडियो को स्पीड में करके आप देख सकते हैं। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, तो किस गवर्नर जनरल ने, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? किस गवर्नर जनरल ने पताका फहराए रखी, बताइए। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ रही हूँ और आप लोगों को कुछ देर का टाइम भी दे रही हूँ, तब तक मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ, तब तक आप लोग फटाफट आंसर कमेंट करिए। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? वेलेज़ली ने इसने फहराए रखी, वेलेज़ली ने। नेक्स्ट अब चलते हैं
22वां क्वेश्चन नंबर, हेस्टिंग्स वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1813 से 1823 था। वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1813 से 1823 था। तो इसके शासनकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई? तो आंग्ल नेपाल युद्ध इसके शासन में हुआ था। हेस्टिंग्स का कार्यकाल था 1813 से 1823। इसके शासन काल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। हेस्टिंग्स के काल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। युद्ध की समाप्ति, और इस युद्ध की समाप्ति 2 दिसंबर 1815 में हुई थी। लेकिन युद्ध की समाप्ति सुगौली की संधि से हुई थी। किस संधि से हुई थी? सुगौली की संधि से हुई थी। युद्ध की समाप्ति सुगौली की संधि से हुई थी, जो 2 दिसंबर 1815 में हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।